गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे, कल देखे थे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर एंड टरबाइन। आज हम लोग बीच में कल वीडियो ब्रेक हो गया था, तो आज हम लोग देखेंगे फार्मूला रिवीजन रीजनरेशन ऑफ गैस टरबाइन। तो रीजनरेशन में हम कल इसका डिफिनेशन देखे थे कि रीजनरेशन में क्या होता है। जो हीट हमारा वेस्ट जाता है उसी हीट को हम लोग यूटिलाइज करने का प्रयास करते हैं, और उस हीट को हम लोग ले जाकर कंबशन चैम्बर से पहले कंप्रेस्ड एयर को हीट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे मेरा सम हीट एडिशन है जो रिड्यूस हो जाता है। तो रीजनरेशन का डिफिनेशन है, रीजनरेशन इज ए प्रोसेस इन विच टरबाइन एग्जॉस्ट आर यूटिलाइज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर बिफोर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर एयर को कंबशन चैम्बर में जाने से पहले ही हम लोग वहाँ हीट ट्रांसफ़र करवाते हैं बाय द एग्जॉस्ट गैसेस। तो उसमें मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो ये हम लोग देखते हैं कि पहले विदाउट रीजनरेशन में क्या होता था। ये विदाउट रीजनरेशन वाला साइकिल है 1 2 3 4। ये विदाउट हीट रीजनरेशन था। तो इसमें प्रोसेस 1 2 3 4 1, ये विदाउट हीट जनरेशन है 1। फिर इसमें क्या होता था, डब कंप्रेसर वर्क H2 माइनस H1 H2 माइनस H1, फिर टरबाइन वर्क H3 माइनस H4 H3 माइनस H4, डब्ल्यू नेट होता था टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, और हीट सप्लाई होता था H3 माइनस H2। लेकिन विथ रीजनरेशन में क्या होता है, कंप्रेसर वर्क में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। जैसे WC इक्वल्स टू H2 माइनस H1 H2 माइनस H1। डब्ल्यू टरबाइन वर्क में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, H3 माइनस H4। या नेटवर्क में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हीट सप्लाई में फ़र्क पड़ जाता है। सॉरी, हीट सप्लाई हमारा पहले 3 से 2 के रीजन में हो रहा था, लेकिन अब हीट सप्लाई होगा A3 से A से A3 तक। तो हीट सप्लाई मेरा रिड्यूस हो गया तो H3 माइनस HA। हीट सप्लाई रिड्यूस होने से इफिशियंसी भी इंक्रीज हुआ, और हीट रिजेक्शन भी उसी अनुसार। पहले मेरा हीट रिजेक्शन 4 पे हो रहा था, लेकिन अब मेरा कुछ हीट यूटिलाइज हो जाने के कारण सम अमाउंट ऑफ हीट मेरा यूटिलाइज हो जा रहा है, इसलिए मेरा कम हीट मेरा वेस्टेज जा रहा है। अब मेरा हीट रिजेक्शन होगा B पॉइंट पे, तो ये हीट रिजेक्शन भी मेरा कम हो गया। तो जब मेरा हीट कम सप्लाई करना पड़ेगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी मेरा कम हो जाएगा, तो उसी के चलते मेरा स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी डिक्रीज कर गया। फिर टेम्परेचर मीन इफेक्टिव टेम्परेचर भी मेरा मीन इफेक्टिव हीट टेम्परेचर भी एडिशन भी मेरा इंक्रीज कर गया, और मीन रिजेक्शन टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज कर गया। अब यहाँ देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर थर्मल रेशियो, इसी को इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर भी बोलते हैं, थर्मल रेशियो इसी को बोलते हैं, और डिग्री ऑफ रीजनरेशन भी इसी को बोलते हैं। इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेटर को 2 नाम से और जानते हैं, थर्मल रेशियो और डिग्री ऑफ रीजनरेशन। अब हम लोग इफेक्टिवनेस डिफाइन करते हैं कि हमको उससे कितना हीट निकालना था, कितना निकलना चाहिए था, और कितना हम लोग निकाले, इसका रेशियो हम लोग लेते हैं। तो कितना हम लोग निकाले कितना, ये TA माइनस T2, इतना ही हीट हम लोग निकाले, इतना हम लोग को देना नहीं पड़ा। और कितना हम निकाल सकते थे H4 T4 माइनस T2, इतना हीट हम लोग यहाँ पे ले जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग इतना ही निकाले। तो ये हीट इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेशन को शो करता है। फॉर आइडियल रीजन, अगर आइडियल केस में होता तो मेरा एग्जिट टेम्परेचर है जो साइकिल का, वो TA के बराबर हो जाता, तो TA इक्वल्स टू T4 हो जाता। इफेक्टिवनेस वहाँ पे 100% हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग को इफेक्टिवनेस 100% एज्यूम करना है, तो इफेक्टिवनेस 100% एज्यूम करने का मतलब है
कि वहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा कि 100% इफेक्टिवनेस पे क्या क्या सेम रहेगा, कौन कौन टेम्परेचर सेम रहेगा, किसके बराबर होगा। तो TA इक्वल्स टू T4 और TB इक्वल्स टू T2। अब यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी लिखते हैं, तो हम लोग हीट एडिशन कहाँ, पहले वर्क मेरा कहाँ रिजेक्ट आया, तो नेट वर्क हम लोग लिखते हैं। तो नेट वर्क है टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। तो टरबाइन वर्क कितना है, H3 माइनस H4, H3 माइनस H4, और कंप्रेसर वर्क कितना था वो घटा देंगे, H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई मेरा हीट सप्लाई कितना हुआ। तो मेरा पहले वाला विदाउट रीजनरेशन के केस में हीट सप्लाई मेरा 2 से 3 के बीच हो रहा था, लेकिन अब रीजनरेशन के केस में मेरा हीट सप्लाई अब 3 से A से 3 के बीच में होगा। तो मेरा हीट सप्लाई H3 माइनस HA। अभी अब हम लोग इसी को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो मेरा पहले कौन कौन टेम्परेचर मेरा फिक्स है, तो T1 और T3 और T3 तो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट फिक्स है। मेरा वेरिएशन कहाँ होता है, तो T3 क्यों फिक्स है, तो मेटलर्जिकल मेरा वहाँ पे है कि उतना ज़्यादा हम टेम्परेचर दे नहीं सकते, अगर उतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो टरबाइन मेरा मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये मेटलर्जिकल लिमिट है और ये मेरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। फिर अब मेरा वेरिएबल कितना है, तो ये H4 T4 वेरिएबल है, T2 वेरिएबल है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करके आइडियल रीजनरेटर का हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट किए हैं। तो इसका आइडियल रीजनरेटर के केस में इफिशियंसी होता है बर्टन साइकिल का 1 माइनस T1 माइनस T3 इंटू RP पर पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। अब T1 होता है, कहीं लिखा रहता है T1 T3 को लिखता है लोअर टेम्परेचर बटा T3 को लिखता है हायर टेम्परेचर। ये जैसा दिखाया गया है, T1 है जो इनलेट कंडीशन है, T3 है जो टरबाइन का इनलेट कंडीशन है। तो T3 पे हायर टेम्परेचर, सबसे हायर टेम्परेचर होगा, और T1 पे सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा। तो कहीं T हायर T लोअर बाई T1 माइनस T लोअर बटा T हायर इंटू RP पर पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। ये हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, ये इस पर बहुत सा क्वेश्चन आता है। अब प्री हीटिंग इन ए गैस टरबाइन, अब लोग हम लोग क्या करेंगे, अब टरबाइन का वर्क आउटपुट बढ़ाने का कोशिश करेंगे हीटिंग करके, उसमें क्या होता है ये देखते हैं। प्री हीटिंग या री हीटिंग दोनों सेम है, इसको दो नाम से जानते हैं, या तो प्री हीटिंग भी बोल सकता है क्वेश्चन में, या री हीटिंग भी बोल सकता है। तो प्री हीटिंग में क्या होता है, हम लोग दो टरबाइन यूज करते हैं, हम लोग दो टरबाइन यूज करेंगे प्री हीट के केस में। तो एक होता है हाई प्रेशर टरबाइन, एक होता है लो प्रेशर टरबाइन। तब हम लोग उसमें दो कंबंसन चैम्बर भी यूज होगा, एक होगा QS1, एक होगा QS2। दो कंबंसन, पहला यहाँ से कंप्रेस करेंगे, उसके बाद तो इसका साइकिल ऐसे बनेगा 1 2 3 4, ये 3 4, और फिर 4 से 5 में फिर रीहीट किए, फिर एक कंबसन चैम्बर यहाँ, एक कंबसन चैम्बर यहाँ, और 5 6, और फिर ये पहले वाला प्रोसेस है। तो इसमें ध्यान रखना है प्री हीटिंग और रीहीटिंग में कि हम लोग एक ही टरबाइन को दो टरबाइन में तोड़कर यूज करते हैं। एक टरबाइन को बोलते हैं जो हाई प्रेशर टरबाइन, एक टरबाइन को बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। और इसका TS डायग्राम इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 1। ये P1 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P लोअर, ये सब एक टेम्परेचर लिमिट पे रहेगा, इसको लोअर टेम्परेचर बोलेंगे। P2 और P3 बराबर होगा, इसी को बोलेंगे P हायर टेम्परेचर। अब एक आता है केस इसमें कंप्रेसर का इंटरमीडिएट, तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे रीहीटिंग के केस में और विदाउट रीहीटिंग के केस में। तो रीहीटिंग के केस में हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 डैश एंड 1, ये विदाउट रीहीटिंग के केस में। तो यहाँ कंप्रेसर वर्क के कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टरबाइन वर्क इम्पैक्ट पड़ेगा। दो टरबाइन वर्क, ये विदाउट रीहीटिंग का केस है, तो टरबाइन वर्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर डब्ल्यू नेट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं, डब्ल्यू नेट पे WT माइनस WC QS वो जैसे है सिंपल में वही है। अब रीहीटिंग में देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंप्रेसर वर्क पे, टरबाइन वर्क पे, नेट वर्क पे, हीट सप्लाई क्या होता है मेरा।
तो WC इक्वल्स टू H2 माइनस H1 जो पहले फिगर में दिखाया गया था। तो ये तो कंप्रेसर वर्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। टरबाइन वर्क थोड़ा सा मेरा स्लाइटली इंक्रीज करेगा। टरबाइन वर्क H3 माइनस H4 दो तरह, एक लोअर प्रेशर टरबाइन पे वर्क एक्सट्रैक्ट होगा, एक हायर प्रेशर टरबाइन पे वर्क एक्सट्रैक्ट होगा। तो मेरा दो वर्क टोटल जो रिजल्टेंट वर्क था वो इंक्रीज कर गया। अब नेट वर्क क्या होगा, रिजल्टेंट वर्क इंक्रीज कर गया तो कंप्रेसर वर्क पे तो इम्पैक्ट पड़ा नहीं, तो नेट वर्क में भी इंक्रीज कर जाएगा। अब हीट सप्लाई दो जगह हम लोग कर रहे थे, एक पहला वाला कंबसन चैम्बर में, एक दूसरा वाला रीहीटिंग कर रहे थे वहाँ वाला कंबसन चैम्बर में, तो मेरा हीट सप्लाई भी बढ़ गया। और जब दोनों अमाउंट बढ़ रहा है तो ये कहना मुश्किल है कि इफिशियंसी घटेगा या बढ़ेगा। कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट है, टरबाइन वर्क इंक्रीज कर गया, नेटवर्क भी इंक्रीज कर गया है, हीट सप्लाइड भी इंक्रीज कर गया है, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज कर गया, पी मीन इफेक्टिव टेम्परेचर भी डिक्रीज कर गया है, ये मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज किया है। इफिशियंसी यहाँ पे ये थ्योरेटिकली पता चला कि इससे इफिशियंसी मेरा कुछ परसेंट डिक्रीज कर जाता है, और टी मीन हीट रिजेक्शन है जो इंक्रीज कर गया है। अब हम लोग को रीहीट यूज करना होगा, तो इसका एक कंडीशन है, विथ द यूज ऑफ रीहीटिंग द स्कोप ऑफ रीजनरेशन इंक्रीज बिकॉज इफ इंक्रीजिंग द टरबाइन आउटलेट टेम्परेचर। अगर हम लोग को रीहीट यूज करेंगे तो रीहीट को हम लोग रीजनरेशन के साथ ही यूज करेंगे तभी इफ़ेक्टिव होगा, नहीं तो ये मेरा इफ़िशेंसी नहीं बढ़ा पाएगा ये, और वर्क आउटपुट भी उतना लार्ज अमाउंट में नहीं बढ़ेगा। देयरफॉर रीहीटिंग इज जनरली कपल्ड विथ द रीजनरेशन। लेकिन आजकल हम लोग जो साइकिल यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो जनरल साइकिल यूज करते हैं, ना उसमें रीहीट रहता है, ना रीजनरेशन रहता है, कोई भी हम लोग उसमें इम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं अदर प्रोसेस का। सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकली इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट अगर रीजनरेशन करें, रीहीट करें तो। अब कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट परफेक्ट रीहीटिंग के केस में जो मीन प्रेशर आता है रूट अंडर हायर प्रेशर इंटू लोअर प्रेशर का रूट अंडर होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन होता है। टरबाइन फर्स्ट टरबाइन का वर्क CP इंटू T3 1 माइनस पी लोअर बटा पी हायर टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा। और दूसरा टरबाइन का वर्क CP इंटू T5 इंटू 1 माइनस पी लोअर बटा पी हायर गामा -1 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा फॉर परफेक्ट रीहीटिंग। तो परफेक्ट रीहीटिंग में क्या होगा, T3 और T5 बराबर हो जाता है। तो एक कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि परफेक्ट रीहीटिंग में कौन कौन सा टेम्परेचर बराबर, तो दोनों टरबाइन में जो इनलेट टेम्परेचर होगा परफेक्ट रीहीटिंग के केस में वो दोनों बराबर होगा। इस यहाँ दिखाया गया H3 और H5 बराबर है, यानी दोनों टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर बराबर होगा। फिर अब यहाँ देखते हैं परफेक्ट रीहीटिंग का कुछ कंडीशन। T3 और T5 बराबर होगा P, ये बहुत सारे एग्जाम में, जितना भी एग्जाम होता है टेक्निकल का सारा ये पूछा जाता है। P इंटरमीडिएट क्या होता है, रूट अंडर P हायर इंटू P लोअर। टरबाइन वर्क परफेक्ट रीहीटिंग के केस में दोनों टरबाइन का वर्क इक्वल होता है, T1 इक्वल्स टू W1 इक्वल्स टू W2 और T4 इक्वल्स टू T6, यानी दोनों टरबाइन का जो रिजेक्शन होता है टरबाइन में वो दोनों टेम्परेचर भी बराबर होता है। दोनों टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर, दोनों टरबाइन का आउटलेट टेम्परेचर बराबर होगा परफेक्ट रीहीटिंग में। प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर होगा रूट अंडर PH इंटू P लोअर, और दोनों टरबाइन का वर्क आउटपुट होगा जो बराबर होगा इन द केस ऑफ परफेक्ट रीहीटिंग। अब हम लोग देखते हैं पर इंटरकूलिंग क्या होता है। Intercooling in a gas turbine, it is the another way of the increasing the net work output by reducing the compressor work.
इट इज़ द अनदर वे टू इंक्रीज द नेट वर्कआउट। ये हम लोग एक तरीका सब तरीके सारे मेथड को हम लोग अप्लाई करके देख रहे हैं कि किससे मेरा वर्क बढ़ेगा। अभी इट इज़ द अनदर वे टू इंक्रीज द नेट वर्क आउटपुट बाय रिड्यूसिंग द कंप्रेसर वर्क। हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंप्रेसर वर्क को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे और हम टरबाइन वर्क को इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट रीहीटिंग में देखे थे कि टरबाइन को, एक टरबाइन को छोटा छोटा 2 टरबाइन में हम लोग ब्रेक कर दिए थे और 2 कंबसन चैम्बर लगा दिए। यहाँ पे हम लोग इंटरकूलिंग में क्या करेंगे, एक कंप्रेसर को 2 छोटा छोटा कंप्रेसर में ब्रेक कर देंगे और दोनों के बीच, कंप्रेसर के बीच एक इंटरकूलर लगा देंगे। ये सेम टू सेम वर्क देगा। जिस तरह से जितना भी फार्मूला आएगा इसमें रीहीटिंग, जैसा रीहीटिंग में आया था वैसा ही सारा इसमें भी आएगा पर इंटरकूलिंग में भी। तो ये हो गया आपका कंप्रेसर। इंटरकूलिंग कहाँ होता है, तो कंप्रेसर में होगा इंटरकूलिंग। तो इंटरकूलिंग हम लोग 1 से 2 डैश में जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग 1 से 2 में ही ले गए, 1 से 2 तक गए, उसके बाद इंटरकूल करवाए हैं, फिर 3 से 4 में गए हैं, फिर 4 से 5 और 5 से 6, और फिर इसको P1 इक्वल्स टू P6 इक्वल्स टू P, इसको P लोअर बोलते हैं, P2 इक्वल्स टू P4 इक्वल्स टू P5 इक्वल्स टू P हायर बोलते हैं इसको। TS के बीच डायग्राम है। अब देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग इंटरकूलिंग नहीं करते थे तो उस समय वर्क क्या था और इफ़िशियंसी क्या था और टरबाइन वर्क नेटवर्क क्या था। अब जब इंटरकूलिंग किए तो क्या फ़र्क पड़ा, तो टरबाइन वर्क में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कंप्रेसर वर्क ज़्यादा हो गया। कंप्रेसर वर्क 2 कंप्रेसर लगाए तो कंप्रेसर वर्क इंक्रीज किया, फिर कंप्रेसर वर्क, यहाँ कंप्रेसर वर्क क्या होगा, टोटल नेट कंप्रेशन वर्क क्या होगा, WC1 प्लस WC2। कंप्रेसर वर्क यहाँ रिड्यूस करेगा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 हमारा पहले इतना ज़्यादा था, H1 माइनस H2 डैश, तो ये डिक्रीज किया। फिर H4 माइनस H3, तो H4 माइनस H3, ये तो ओवरऑल ये है कंप्रेसर वर्क है जो डिक्रीज कर जाता है। W नेट क्या होता है, कंप्रेसर टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। तो यहाँ जब कंप्रेसर वर्क रिड्यूस हो गया तो टरबाइन वर्क यहाँ पे इंक्रीज, नेट टरबाइन वर्क है जो इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका भी वही है कि इसका स्कोप क्या है, इसको कहाँ पे हम लोग एडॉप्ट करेंगे या कहाँ पे इसको हम लोग लगाएंगे। तो इसका भी स्कोप है, द स्कोप ऑफ रीजनरेशन इंक्रीज विथ द यूज ऑफ इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग को भी हम लोग रीजनरेशन के साथ ही इम्प्लीमेंट करेंगे तभी मेरा इफेक्टिव होगा। देयरफॉर इंटरकूलिंग इज जनरली कपल्ड विथ रीजनरेशन। रीजनरेशन और इंटरकूलिंग और रीहीटिंग दोनों को हम लोग रीजनरेशन के साथ ही अडॉप्ट करेंगे तभी मेरा आउटपुट ऑप्टिमम मिलेगा, नहीं तो फिर सेपरेट करेंगे तो फिर जो मेरा आउटकम आना चाहिए तो वो नहीं आ पाएगा। द परफेक्ट इंटरकूलर, अब परफेक्ट इंटरकूलर के केस में क्या होगा, जो T1 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है, T1 इक्वल्स टू T3। अब इंटरमीडिएट प्रेशर जस्ट रीहीटिंग का केस आएगा √TH इंटू T लोअर। अगर परफेक्ट इंटरकूलर है तो दोनों कंप्रेसर का कंप्रेसर वर्क सेम होगा, WC1 इक्वल्स टू WC2 और T2 इक्वल्स टू T4, T2 इक्वल्स टू T4, ये दोनों बराबर होगा। अब W नेट इक्वल्स टू टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। यहाँ कंप्रेसर वर्क रिड्यूस कर गया है तो यहाँ पे टरबाइन वर्क यहाँ पे कंप्रेसर वर्क, द स्कोप ऑफ रीजनरेशन इंक्रीज यूज द इंटरकूलिंग, देयरफॉर इंटरकूलिंग कपल्ड विथ रीजनरेशन। यहाँ पे परफेक्ट इंटरकूलिंग में T1 इक्वल्स टू T3, P इंटरमीडिएट इक्वल्स टू P हायर √P हायर इंटू P लोअर, दोनों कंप्रेसर वर्क सेम होगा परफेक्ट इंटरकूलिंग में, और T2 इक्वल्स टू T4 भी होगा। अब यहाँ पे कंप्रेसर वर्क डिक्रीज कर गया है तो नेट वर्क आउटपुट होगा जो इंक्रीज कर जाएगा। तो कंप्रेसर वर्क इक्वल्स टू था WC1 प्लस WC2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T3। ये था पूरा गैस टरबाइन का फार्मूला। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फार्मूला रिवीजन क्लास में हम देखेंगे हम लोग रैंकाइन साइकिल और स्टीम पावर साइकिल। थैंक यू दोस्त।